नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हिमाचल और गुजरात में हो रहे चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी शासकीय योजनाओं से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण चुनावी राज्यों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपना रही है और छत्तीसगढ़ के समान वादा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब गुजरात में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से भी पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है, गुजरात में भी वैसा ही करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक पुरानी पेंशन है। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को सीख देने के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पहले अपनी पार्टी की चिंता करे। डॉक्टर रमन सिंह द्वारा पीएल पुनिया व मोहन मरकाम को सीख देने पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी और भाजपा के अंदर अपनी स्थिति को लेकर चिंता करे। भाजपा पिछले 15 सालों से सीएम रहे रमन सिंह के चेहरे को सामने क्यों नहीं ला रही है? ऐसे में कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, वहीं विधानसभा चुनाव स्थानीय नेताओं के चेहरे पर लड़ा जाता है। रमन सिंह जी, पुनिया जी, मरकाम जी के दौरे में चिंता करने के बजाय अपनी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर अपनी खुद की स्थिति के बारे में चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में है और रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति के जवाबदेह हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पिछले 3.5-4 साल में काम कर रही है, जनता का भरोसा जीत रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े को भी नहीं पहुंच पाएगी। तो रमन सिंह जी पुनिया जी को सीख देने के बजाय, मोहन मरकाम जी को सीख देने के बजाय आत्मावलोकन करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता में डूबले हों, जिसकी नैया छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन और ज्यादा डूबते जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की जर्जर सड़कों को लेकर बयान दिया है कि ये पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के नमूने हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बनाई गई सड़कें अपने निर्माण काल के महज 3-4 वर्ष में ही कंडम हो गई हैं, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। साथ ही इसके लिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईएनसी को हटाकर जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया, जिसका कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील ने स्वागत किया है। राजेश मूणत के बयान से और प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों को बनाया था उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया था कि उन सड़कों की लाइफ 3.5 साल भी नहीं थी। मतलब एक सड़क बनेगी तो कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल तो चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना कमीशनखोरी किया कि इनके द्वारा बनाई गई सड़कों की लाइफ 3.5 साल भी नहीं। 3.5 साल मतलब सरकार हर साल उन्हीं सड़कों को बनाते रहेगी क्या? सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का कुछ तो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। राजेश मूणत पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और भ्रष्टाचार करके ऐसी सड़कें बनाए कि उनकी आयु बमुश्किल से 3.5 साल है। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जवाबदेही है कि उन्होंने एएनसी को हटाया और जवाबदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी की जानी चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिसंबर माह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, साथ ही खंडवा भी जाएगी।
युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव ने खंडवा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रभारी अखिलेश यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। देश में एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसी को जोड़ने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं द्वारा यात्रा पर सवाल उठाए जाने पर इन्होंने कहा कि जिन्होंने देश से गद्दारी की, जो अंग्रेजों को मुखबिर करते थे। मेन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने अपने अपने भारत जोड़ो जिला के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। उनके साथ समन्वयक बैठा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है तथा जो खंडवा की महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित जनता है उस तक हम ये मैसेज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि वो आकर के राहुल जी से मिलकर के अपनी बात, अपना दुख दर्द बांट सके। आज समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, लोगों को एक दूसरे से नफरत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके मुंह में चीज़ें भरी जा रही हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है। मोदी जी को अंबानी अडानी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति दिख नहीं रहा है, ठीक है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। जय शाह, अमित शाह के बेटे का रोजगार बचाने के लिए बीसीसीआई का जो नियम है कि 3 साल तक कोई पद पे रह सकता है, उसको बढ़ा के 6 साल किया जा सकता है। लेकिन जो एक कॉमन परिवार घर का बच्चा है, जो सुबह 4 बजे उठ करके ठंडी में दौड़ लगा करके आर्मी की ज्वाइनिंग की बात करता है, उसका करियर खराब किया जा रहा है, उसको 4 साल में रिटायर किया जा रहा है। इसके खिलाफ इसलिए भारत को जोड़ने की आवश्यकता आन पड़ी है। मुखबिरों की बात अब आप सुनने लगे और जनता सुनने लगे तो बात अलग है। जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन में मुखबरी करी, ठीक है, गुलामी करी, अंग्रेजों से पेंशन ली, वो हमें बताएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर माह में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा का बुरहानपुर के बाद खंडवा में प्रवेश होगा। पार्टी के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा खंडवा के बोरगांव, छेगांव और देशगांव होते हुए इंदौर के लिए रवाना होगी। इंडियन न्यूज के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे पत्र के साथ विस्फोटक जिलेटिन रॉड भी भेजने की पुष्टि कर ली है। नए संसद भवन को उड़ाए जाने के मामले को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि आरोपी ने सिक्योरिटी जनरल के साथ सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष को भी धमकी भरे पत्र भेजे थे। फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया जाएगा। साथ ही पुलिस उनसे जिलेटिन रॉड के साथ अन्य मामलों पर भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सप्ताह भर पहले संसद भवन में सिक्योरिटी गार्ड को एक बैग भी मिला था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, संविधान की कॉपी, जिलेटिन रॉड और एक पत्र था। इस बैग में 70 सूत्रीय मांगों को पूरी नहीं किए जाने पर सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। धमकीबाज पूर्व विधायक किशोर पर प्रदेश के अलग अलग थानों में आगजनी, दंगा और आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों अपराध दर्ज हैं। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घुधवा में मनरेगा के कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और सरपंच, सचिव और रोजगार सहायिका को बर्खास्त करने की मांग की। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत घुधवा में मनरेगा के कार्यों को लेकर सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है और मनरेगा के तहत कार्य नहीं करने वालों के नाम से भी पैसे निकाले गए हैं। लेकिन जिन ग्रामीणों ने पूरी ईमानदारी के साथ मनरेगा के कार्य को संपन्न कराया है, उनके पैसे अब तक ग्रामीणों को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे आक्रोशित ग्राम घुधवा के सैकड़ों ग्रामीण दुर्ग जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम दुर्ग एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक को बर्खास्त करने की मांग की है। हाँ, मन कलेक्टर साहब जगह आए रहे हमारे गांव ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत जो फर्जीवाड़ा है ना, ओकर खिलाफ कार्रवाई करे करके सरपंच, वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, रोजगार सहायिका और सचिव, ये सब के मिली भगत है और कुछ पंच बन के घलो हाथ है, सब मिल के फर्जीवाड़ा करे है और लाखों रुपया गबन करे। जे आदमी काम नहीं करे है ओकरो खाता में पैसा गे है
और जे काम करे है ते आदमी कई जन के पैसा नहीं मिले है, ऐसे स्थिति है। और सरपंच साहब ला जब पूछथन तो सही ढंग से जवाब नहीं दे, तानाशाही से बात करते हमेशा, है ना। और मैं फर्जीवाड़ा करे च नहीं आओ कथे। एक जन लड़का है रोशन सोनकर, रोजगार वो RTI के तहत कागज लगाईस और निकलिस तेम सीधा सीधा फर्जीवाड़ा प्रत्यक्ष दिखा थे, है ना, कि वो का फर्जीवाड़ा करे, लेकिन अधिकारी गरी जांच करे लो मन ला अभी तक ले फर्जीवाड़ा दिखेच नहीं है। हमन अभी कार्रवाई करते छन, अभी बयान लेते छन कथे। वही आरोपी मन के 3-4 आदमी ला हमन हमार गाँव बैठक करके बलाक पूछेन, वो आदमी मन साफ हमार समाज के सामने में बोलिस बस्ती के कि हमन हा सरपंच किहिस तैसे तैसे करें, हमन कभू काम में नहीं गेहन किहिस न जी किहिस ना। हाँ मन चाहतन कि एमा जतका भी गलत काम जो करे सरपंच, सचिव, पूर्व सरपंच, रोजगार सहायिका, है ना, वो मतलब बर्खास्त करे तुरंत और ओकर मन के खिलाफ जांच करे और FIR करे और पैसा के घलू वसूली करे जो धांधली करे थे पैसा के। रोजगार सहायिका सचिव, सरपंच और बाकी जो लोग हैं उनके कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कलेक्टर साहब को वो तत्कालिक कार्रवाई करे। हमारे गांव में रोजगार गारंटी में धांधली हुई है। पाटन विधानसभा की ग्राम पंचायत घुनवा में मनरेगा के कार्यों में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने RTI के तहत दस्तावेजों की मांग की, जिसके आधार पर कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने मनरेगा में कार्य तक नहीं किया और उन्हें पूरा भुगतान कर दिया गया है। RTI से प्राप्त दस्तावेजों के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने पूर्व में भी जिला कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की, लेकिन जांच अधिकारियों के द्वारा अब तक कोई सार्थक पहल नहीं करने से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं, जिन्होंने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन किस तरह का रुख इख्तियार करती है। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बतौर अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग के विवेकानंद सभागार में बहुजन समाज पार्टी ने दुर्ग जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार करने BSP के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पहुंचे, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कमर कसकर तैयार करने की बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन के पूर्व बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। उन्होंने अपने चुनावी मुद्दों को भी साफ करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो वे छत्तीसगढ़ से होने वाले पलायन को रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की सरकार ने कई सारे वादे किए थे कि 4 साल हो गए, 4 सालों में एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो धान की खरीद तो होती है, लेकिन धान की खरीद की मंडियाँ जहाँ पे गांव में हैं, आप जा करके देख लीजिए, अभी भी धान वहाँ पे सड़ रहा है, खुले में पड़ा हुआ धान है वहाँ पर। हम लोग कई दिन से निकल रहे हैं तो देख रहे हैं, तो अभी आप यही धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, और धान की जो प्रमुख फसल है पंजाब के अंदर भी होती है। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा क्या है कि पंजाब के किसान का एक एक धान का जो बीज होता है, एक एक धान का जो है खरीदने का काम करती है सरकार, लेकिन वही सरकार इधर भी रहती है, वो सरकार क्यों नहीं खरीदती है? ये चीज़ें, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे विकास करने को। देखिए, और अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि 4 साल के अंदर इस सरकार ने कोई डैम या बैराज नहीं बनाया। अगर इसने कोई इस तरह का डेवलपमेंट किया होता तो बहुत बड़ी हमारी जो भूभाग ज़मीन होती वो सिंचित बन जाती, और उससे कई बार हमारे जो लोग किसान होते कम से कम 2 फसलें लेते। अभी जो छत्तीसगढ़ है पूरी तरह से एक फसल पर डिपेंड करता है कि अगर बारिश अच्छी हो गई तो धान होगा, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई धान नहीं होगा। और इसके चक्कर में हमारे लाखों, करीब 40 लाख माइग्रेंट लेबर छत्तीसगढ़ से दूसरे स्टेटों में जाके लेबरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये सारे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है, और इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कंटिन्यू पिछले 5 सालों में एक्टिव रही है। 1 साल का चुनाव ये हमारा प्रोसेस है, और इसके तहत हम लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूस हमारे रेगुलर यहाँ पे दौरे चल रहे हैं।
ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को दुरुस्त किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि 2023 में कैसे हमें यहाँ पे सत्ता में काबिज होना है और अपनी विचारधारा को गांव-गांव में बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग कंटिन्यू 6 दिन से यहाँ पे दौरे पे हैं और उसी के तहत आज इधर हम लोग दुर्ग में भी आए हुए हैं, भिलाई में आए हुए हैं। क्या उम्मीद देखिए यह है कि हम जनता बता रहे हैं चीज़ें और जनता हैं कि देश के अंदर बैठी सरकारें, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट के अंदर बैठी सरकार है, ये सिर्फ धन्ना सेठों की तिजोरी भरने में लगी हुई हैं और इनका कहीं से कोई मकसद नहीं है गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का, इनको आगे बढ़ाने का, इनके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का। इसलिए ये सारे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर बीच में हम जा रहे हैं तो हमें पूरी आशा और विश्वास है कि जनता हमें समर्थन देगी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दुर्ग जिले से बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए, जिन्हें राज्यसभा सांसद ने आगामी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की बात कही है। बस्तर जिले के ग्राम सालेपाल में बिजली ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को मेहनताना नहीं दिए जाने को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत तोकापाल ब्लॉक के ग्राम सालेपाल के बीच विद्युत लाइन का विस्तार किया गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने विद्युत खंभे, मीटर और विद्युत तार बिछाने का काम किया था। ठेकेदार ने ग्रामीणों की सेवा ली लेकिन उनका मेहनताना नहीं दिया। वर्ष 2019 में ठेकेदार ने ग्रामीणों से काम करवाया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इन ग्रामीणों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत श्रमिक यूनियन और कलेक्टर से की है और इस मामले में मेहनताना न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज मजदूरी भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत तोकापाल ब्लॉक के तुम्पानी सालेपाल 2 के इन्होंने 2018-19 में पंचायत में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो भी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत एक गांव में विद्युत विभाग का काम ठेकेदार द्वारा कराया गया। उस संबंध में लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी संबंधित ठेकेदार इनको कराए गए काम का मजदूरी भुगतान नहीं दिया गया। उस संबंध में इन्होंने छत्तीसगढ़ कर्मकार श्रमिक संघ को एक लिखित शिकायत दिए हैं कि हमको भुगतान नहीं हुआ है। तो इनके भुगतान के द्वारा हमने माननीय कलेक्टर को भुगतान दिलवाने हेतु ज्ञापन देने आए। हम लोग काम किए हैं सालेपाल तुम्पानी पंचायत में 2019 में, वो अभी तक पैसा नहीं मिला। गुमा रहा है ठेकेदार, गड्ढा खोदे हैं, वहीं पूरा खम्बा उठा है, वायर खींचे हैं, सब काम किए हैं। 2 साल हो रहा है, उतना तो घुमा रहा है ठेकेदार, पैसा नहीं दे रहा है हमको। हमारा मांग पूरा होना चाहिए, हमको मेहनत किया वाला पैसा मिलना चाहिए हमको। हमारे अगर नहीं मिलेगा आंदोलन करेंगे, नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। खोदे ही होगा, पूरा खम्बा उम्बा कड़ा किया हूँ, तार उर खींच के लाइट उट पूरा मीटर उटर पेट किया हूँ। और पैसा मांगने के गया था, उस समय हम लोग को वेट किया और इतना दिन तक इंतज़ार करो बोल के बताया। फिर अभी तक इंतज़ार करके देखा हूँ, नहीं मिला। 2019 से काम किया हूँ, 2019 से काम किया, लेकिन ना उस समय कोरोना चल रहा है, ऐसा वैसा बोल के ठेकेदार सुरेश नाम वाला ठेकेदार है सर, वो कोई पैसा वो निकलने समय पकड़ के भाग गया होगा सर, तो बाहर का होगा। कोई हम लोग यहाँ नहीं मिलेगा तो लेटर तो 2-3 बार दे चुका हूँ कलेक्टर साहब को, अभी तक नहीं हुआ। फिर अभी लेटर देंगे तो 5 दिन का अंदर से नहीं होगा तो आंदोलन करूँगा सर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंदिर की कमजोर छत और दीवारों की मरम्मत की जा रही है। 150 साल पुराने इस मंदिर का देखरेख मंदिर समिति करती है। मंदिर का जीर्णोद्धार पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसे लेकर मंदिर समिति ने जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता की शिकायत की है। मंदिर के जिस छत का मरम्मत किया गया उस छत से पानी टपकने की शिकायत है। निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। जगन्नाथ मंदिर के साथ बस्तर दशहरे की रथ यात्रा की महत्वपूर्ण रस्में शुरू होती हैं। बस्तर के जगन्नाथ मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के साथ इसका ऐतिहासिक महत्व है। अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। जवाब में कांग्रेसी नेता यशोवर्धन राव का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायत की जा रही है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में इतनी लिप्त हो चुकी है कि वो मंदिरों को नहीं छोड़ रही है, भगवान आस्था के केंद्रों को नहीं छोड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे बस्तर के जगन्नाथ मंदिर में भवन निर्माण को लेकर के जो भ्रष्टाचार मचाया और उसमें लिपापोती की गई और हमारे आस्था के केंद्र का अपमान किया गया, उसमें भारी लूटपाट मचाई गई और ये लोग उस लूटपाट के पैसे से अपने सरकार चलाने में लगे हुए हैं, अपना जेब भरने में लगे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे आस्था के केंद्रों में भी भारी लूटपाट के मचा करके रखे हुए हैं, भारी पैसे का गबन किया जा रहा है और इसके लिए जो भी कहते हैं दोषी है, यदि इनमें इतनी कहते हैं आस्था है, यदि कहते हैं इनको इस पर विश्वास है, तो जो भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मंत्री जी को अभी महामंत्री जी का दायित्व दिया गया है, वो महामंत्री का दायित्व निभाने के हिसाब से और विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना ही है, इसलिए ही वो बोल रहे हैं। विगत 15 वर्षों तक उनका राज रहा और जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कई लोग उनके पार्टी के पदाधिकारी तक रहे। क्यों उन्होंने 15 साल तक ध्यान नहीं दिया? अब जब माननीय भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार जगन्नाथ मंदिर का जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसका पुनरुद्धार कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। इनको ये डर लग रहा है कि अगले साल जो होने वाला चुनाव है, कहीं ये जगन्नाथ मंदिर को मानने वाले जो 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज जो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, कहीं वो कांग्रेस की तरफ न चला जाए, जो उनके तरफ है वो भी कहीं न चला जाए, ये डर बता रहा है। यदि और अभी पूरा कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, प्रगति पर है और इनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया, और यदि ऐसा कुछ उनके पास आधार है, सत्य है, तो ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। और यदि उनका आरोप तो मैं पूरी तरह नकारता हूँ। ये जब जब चुनाव होता है तब तब इनको अपने एजेंडा में देवगुड़ी की याद आती है। आज इस सरकार के आने के बाद ही देवगुड़ियों का कायाकल्प हो रहा है। रहा सवाल, भगवान तो सबके हैं, लेकिन भगवान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय याद आते हैं और हमारा तो अभी पिछले साल से काम चालू, विगत 6 महीने से काम चालू हुआ, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो है हर मंदिर को ईमानदारी के साथ काम कर रही है और जीर्णोद्धार करके उनके भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं कुछ आहत होती है, उन भावनाओं पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रहा है। मुंबई में होने वाले दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड में इस बार छत्तीसगढ़ के चेहरे भी दिखाई देंगे। इसकी जानकारी आयोजक संस्था के फाउंडर, एक्टर, कॉमेडियन कल्याण जी जाना ने राजधानी रायपुर में दी।
मुंबई में आगामी 24 नवंबर को चौथा बड़ा अवार्ड शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के छत्तीसगढ़ के 5 लोग सम्मानित होंगे। ये पहला मौका है जब आयोजकों में छत्तीसगढ़ को लेकर कैटेगरी शुरू की है। आयोजक की माने तो इसमें छत्तीसगढ़ से फिल्म, कला, पत्रकारिता, समाज सेवा, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग होंगे। इस शो में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवार्ड शो में केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुंबई फिल्म जगत के अनेक एक्टर, एक्ट्रेस, निर्माता, डायरेक्टर, कॉमेडियन व म्यूजिशियन सहित सिंगर की उपस्थिति रहेगी। जो अभी हम सब की नजर में आ चुकी है, आने वाली है और बहुत जबरदस्त काम कर रही है आरजेपी, और इसके अध्यक्ष है अमित सिन्हा साहब ने ये पार्टी बनाई है, उसके अध्यक्ष हैं वो, और बहुत अच्छे निर्णय कर रहे हैं। उनका एक बेस्ट निर्णय ये है कि हमारे कल्याणी जाना को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। मतलब इस पार्टी के बारे में अधिक जानकारी इनके पास ज्यादा है जो मुझे उन्होंने दी, और मुझे लगता है कि अब ये चीज आप तक भी पहुंच जाएगी। तो अमित सिन्हा जी को, कल्याणी जाना को और आरजेपी पार्टी को, सुनील पाल की बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू। अवैध गतिविधियों की जांच के लिए इन दिनों दुर्ग पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बीती रात को दुर्ग व राजनांदगांव की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर पुलगांव और राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के बीच नेशनल हाईवे पर ढाबों और होटलों की जांच की। दुर्ग आईजी बीएन मीणा की पहल पर दुर्ग और राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव सहित थाना व चौकी प्रभारी अपने दल बदल के साथ ढाबों की चेकिंग की। राजनांदगांव पुलिस ने भी इस अभियान की शुरुआत राजनांदगांव दुर्ग सीमा से की है। दुर्ग पुलिस ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग अभियान अंजोरा क्षेत्र के ढाबों से की, जहां सैकड़ों जवानों ने 1 दर्जन से अधिक पुलिस वाहनों में सवार होकर इस पूरे अभियान को अंजाम दिया। दुर्ग पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के माध्यम से आम जनमानस में जागरूकता के लिए लाइव प्रसारण भी किया गया। आज इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर दुर्ग राजनांदगांव बॉर्डर पे दोनों की ज्वाइंट टीमें थी। दोनों ज़िले की टीमें पूरे ज़िले भर में जितने ढाबा हैं वहाँ पे चेकिंग किया जा रहा है कि उनके द्वारा इलीगल ढंग से कहीं शराब तो नहीं परोसा जा रहा है। जो ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं, जब वो निकल रहे हैं तो उनकी ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया जा रहा है, क्योंकि पिछले समय में देखा गया कि रुके ट्रक से, रुके गाड़ियों से या बड़ी गाड़ियों से टकराने से काफ़ी जानें गई हैं, तो इसके लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है और लोगों को समझाई दी जा रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी आगे से? क्योंकि अभी अवेयरनेस लेवल बहुत कम है, इसीलिए सभी को समझाई दी जा रही है। सोशल मीडिया पे और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी लगातार ये बात फैल रही है कि पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। अगले 10 से 15 दिनों के बाद चेकिंग जब कॉन्फ्लिक्ट पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिल्म शोले में अपने प्रेम के इजहार में पानी की ऊंची टंकी में वीरू की भूमिका अदा कर रहे अभिनेता धर्मेंद्र को देखा होगा। कुछ इसी तरह का नजारा मुख्यमंत्री के गृह जिला भिलाई 3 के गनियारी गांव में भी देखने को मिला, जहां एक युवक ससुराल पक्ष द्वारा उसकी पत्नी को वापस नहीं भेजने पर बिजली के हाई टेंशन पर चढ़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये सीन किसी फिल्म का शॉट नहीं है और ना ही टावर पर चढ़ा ये शख्स फिल्म अभिनेता है। चलिए बताते हैं टावर पर चढ़ने वाले राजधानी रायपुर खरोरा के रहने वाले युवक होरीलाल पारधी की दर्द भरी कहानी। ये पूरा मामला ससुराल पक्ष और पत्नी से जुड़ा हुआ है। युवक की पत्नी कुछ दिन पहले अपने मायके गनियारी पहुंची, जिसे युवक वापस लाने अपने ससुराल पहुंचा था, लेकिन उसके ससुर ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, होरीलाल पर धर्मेंद्र का भूत सवार हो गया और शोले फिल्म का वीरू बनकर गनियारी क्षेत्र से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी पत्नी को उसके साथ वापस भेजने की समझाइश दी, जिसके बाद यह युवक टावर से नीचे उतरा। गनियारी से सूचना प्राप्त हुई कि हाई टेंशन तार जाते हैं, टावर जो है इलेक्ट्रिक टावर 70 फीट के आसपास की, उसमें एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया है।
सूचना पर तहकीक करने हेतु तत्काल मौके पर पुलिस टीम रवाना हुई। वहाँ पर जाकर देखे तो व्यक्ति जो है ऊपर टावर पर चढ़ा हुआ था। वहाँ ज्ञात हुआ के नाम से व्यक्ति का नाम भूरीलाल पारधी है, जो मूलतः देवगांव PS खरोरा जिला रायपुर का रहने वाला है। अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गनियारी आया हुआ था। वह उसके ससुर के द्वारा जो है उसे जाने नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से जो है वो उस पर चढ़ा था। इसको काफ़ी संदेश दिया गया और बताया गया कि ठीक है, आप पहले नीचे उतरिए, आपकी मदद की जाएगी। और फिर सब बातों को सुना। सर कितने बजे घटना सर? ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच जो है ये की घटना है और ये 9:30 बजे के आसपास जो है इसको हम लोग सभी लोगों ने मिलकर ग्रामीण और सभी लोगों ने मिलकर कुशलतापूर्वक ऑफिस सुरक्षित उतार। आखिरकार दुर्ग पुलिस की मेहनत रंग लाई और भारी मशक्कत के बाद करीब 70 फीट बिजली के टावर पर चढ़ा युवक को सकुशल नीचे उतारा गया। इस घटना में हमें यह सीख मिलती है कि आवेश में आकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना उचित नहीं है, जिससे स्वयं के साथ पूरा परिवार भी बिखर जाए। इंडियन न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप से सट्टा कारोबार से जुड़े 2 सटोरियों को भिलाई के नेहरू नगर और खुर्सीपार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने का भी खुलासा किया है। भिलाई के नेहरू नगर व खुर्सीपार क्षेत्र में नेटवर्किंग के जरिए ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा था, जहां दुर्ग पुलिस ने दबिश देकर वहां से सौरभ जायसवाल और कृष्णा जायसवाल नामक युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए सटोरियों से पुलिस की कड़ी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की माने तो सटोरियों द्वारा अलग अलग बैंक खातों से भी सट्टे का कारोबार संचालन किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस ऑनलाइन सट्टे के कारोबार की तार दुबई के साथ ही पुणे, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, हैदराबाद और फिल्म नगरी मुंबई से भी जुड़ी हुई है। मरवाही जिले के जेल में जेल प्रहरी द्वारा कैदियों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जहां कैदियों ने जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरखपुर जिला जेल पेंड्रा रोड में जेल प्रहरी द्वारा मारपीट किए जाने पर एक बंदी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में पीड़ित बंदी शिव कुमार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परिजनों से मिलवाने और मोबाइल पर बात करवाने पर जेल प्रहरी वसूली कर रहे हैं। वो 15 दिन पहले का चोट का हिस्ट्री लेके आया था, तो वो फिंगर का एक्सरे करा के देखे हैं, तो हमारे एक्सरे क्वालिटी थोड़ा पुअर है, इससे ठीक से दिख नहीं रहा है जी। तो उसको अपन प्राथमिक ट्रीटमेंट दे के उसको अपन सिम्स के लिए भेज दिए। बेमेतरा जिले की कोतवाली पुलिस ने बैग में छिपाकर गांजा ले जा रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से लाखों का गांजा जब्त कर उनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। मुखबिरों की सूचना पर बेमेतरा पुलिस ने लाखों के गांजे के साथ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बेमेतरा थाने के सामने मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर चेकिंग के दौरान 2 महिला व 2 पुरुषों के पास से बैग में छिपा कर ले जा रहे करीबन 2 लाख के गांजे व मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़ाए गांजा तस्करों में 2 उत्तर प्रदेश के, एक उड़ीसा के कोरापुट और एक जगदलपुर निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने चारों तस्करों पर नारकोटिक्स का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जगदलपुर उड़ीसा की तरफ से लेके आ रहे थे गांजा और चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं। 2 जो पुरुष हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उरई के, और 2 जो महिलाएं हैं उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये गांजा करीब 16 किलो गांजा लेके जा रहे थे। इनसे 3 मोबाइल और 1000 रुपये भी जब्त हुए। पुलिस को कैसे जानकारी लगी सर? पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बस के द्वारा गांजे का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बस को चेकिंग के दौरान ये लोग पकड़े गए। अभी इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या धारा लगाएंगे? इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और NDPS एक्ट के तहत, और आज इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। न्यायालय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में अज्ञात युवक ने युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद शहर में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। खंडवा के आनंद नगर क्षेत्र के सुभाष नगर में युवक ने निजी कंपनी में काम करने वाली युवती पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।
मोघट थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर युवती से घटना की जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। परिजनों की माने तो खंडवा छोड़ कर जाने पर युवती को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। मतलब सिस्टर माना है मैंने इनको, और उसके बाद मतलब आज इनको धमकियाँ मिली कि मतलब आज नहीं, इसके पहले भी कई बार मतलब धमकियाँ मिली है कि खंडवा से बाहर नहीं निकलने दूंगा और तुमको मार डालूंगा, ऐसा वैसा मतलब बहुत सारी धमकियाँ मिली है। और कॉल आता था इनको, फिर कॉल पे कोई बात नहीं करता था। और उसके बाद आज भी बोला था उन्होंने कि मेरे को कॉल आया है करके, तो फिर हमने डबल लगा के देखा तो किसी ने मतलब रिस्पांस नहीं दिया उधर से। और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, मतलब इनको मतलब रूम पे छोड़ा, और उसके बाद उसके बाद हम मतलब इधर बाहर आ गए रूम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ बॉयज़ अलाउड नहीं है, तो फिर उनको छोड़ के आए। तो फिर जस्ट हम बाहर गए, एक दोस्त के घर गए, वहीं पे हमको कॉल आया कि दूसरे ने उनने बात की कि वो रो रही थी। बोले क्यों, हमने पूछा कि क्यों रो रही करके, तो उनने कुछ बताया नहीं। फिर दूसरे ने बात की कि इनको चाकू वाकू मारा है, ये गिर गए हैं करके। हम कल जा रहे थे, हमारा जो रेंट था रूम रेंट तो हमारे पास अभी नहीं था, तो वो मतलब आज रेंट दे दिया हमने, तो हम कल निकल रहे थे। सुभाष नगर क्षेत्र में जो थाना मोघट के अंतर्गत आता है, उसमें एक युवती के ऊपर कुछ युवकों ने हमला किया। ऐसा युवती ने बताया था जब अस्पताल में एडमिट थी, और जिसके आधार पर उसका मेडिकल मुलायजा कराया गया और उसमें एफआईआर की गई अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। अभी तक जो जांच में युवती की कथन लगातार एक रूपता नहीं रही है, अलग अलग कथन चेंज होते रहे हैं। और जो उसके जानकार लोग थे, जानने वाले थे जिन्होंने उसको एडमिट कराया था, उनसे पूछताछ की जा रही कि क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम कैसा था, वो युवती वहाँ पे क्या करने गई थी, जो उसका आम रास्ता नहीं आने जाने का था। सारी चीज़ उसमें अभी जाँच में किया जा रहा है। युवती ने एक चीज़ और बताया था कि उसको कुछ फ़ोन भी आए थे धमकी भरे, तो उसके बारे में पूछताछ उससे की जा रही है कि क्या था, क्या धमकी दी गई थी, और धमकी दी गई थी किस बात की धमकी दी गई थी, वो सारी चीज़ें भी उससे पूछी जा रही हैं। तो कुल मिला के अभी हमने एक मुकदमा कायम करके उसकी पूरी जांच इसमें की जा रही है और घटनाक्रम की असलियत पता की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।